हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नए लेक्चर में। इसके अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पुर्तगाली गवर्नर कैसे भारत आए। पहला कौन सा गवर्नर भारत आता है और दूसरा कौन सा गवर्नर आता है। पहला गवर्नर जो होता है बेटा वो अल्मीडा है, तो दूसरा गवर्नर है बेटा वो है अल्बुकर्क है। तो आइए हम तीसरे गवर्नर की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तीसरे गवर्नर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों गवर्नरों के जो इनका टाइम लाइन है इस पे हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे नीनो डी कोन्हा की तरफ। तो जो पहला गवर्नर है बेटा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका जो कार्यकाल होता है 1505 से लेके 1509 तक होता है। और जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर होता है बेटा वो होता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो कार्यकाल है बेटा 1509 से लेके 1515 तक। इसके बाद में नीनो डी कोन्हा को पुर्तगाल का तीसरा गवर्नर बना के भेजा जाता है। नीनो डी कोन्हा कब आता है गवर्नर बनकर? 1529 में आता है। और इसका जो कार्यकाल होता है बेटा 1529 से लेकर 1538 तक। अब यहाँ इनके टाइम लाइन को ध्यान से आप देखिए। अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से लेकर 1509 तक। जैसे ही 1509 में अल्मीडा का कार्यकाल खत्म होता है, तुरंत पुर्तगाल वालों ने क्या किया कि अल्बुकर्क को 1509 में गवर्नर बना के भेज दिया। अब अल्बुकर्क का जो बेटा कार्यकाल है, ध्यान से आप चीजों को देखिए, अल्बुकर्क का जो कार्यकाल है 1509 से लेकर 1515 तक है। आई बात समझ में? नीनो डी कोन्हा का जो कार्यकाल है बेटा 1529 से लेकर 1538 तक है। अब इनके टाइम लाइन को आप बहुत ध्यान से देखिए। क्या आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा है? क्या आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है इन टाइम लाइन को देखते हुए? उठना चाहिए। अगर नहीं उठ रहा है तो समझ लीजिए कि चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। मैं ये कहूंगा कि अगर इन टाइम लाइन को देखते हुए आपके मन में कोई डाउट नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। अब जब इनके टाइम लाइन को आप देख रहे हैं तो आप इनके टाइम लाइन को ध्यान से देखिए कि जैसे ही 1509 में अल्मीडा का कार्यकाल खत्म होता है तो तुरंत अल्बुकर्क को भेज दिया जाता है। लेकिन जब अल्बुकर्क का कार्यकाल खत्म हो जाता है 1505 में, तो 1515 में जब अल्बुकर्क का कार्यकाल खत्म हो जाता है बेटा, तब 1515 के बाद किसी भी गवर्नर को नहीं भेजा जाता है। सीधा 1529 में नीनो डी कोन्हा को भेजा जाता है। तो ऐसी क्या वजह आ गई थी, ऐसा क्या रीजन था बेटा कि 1515 से लेकर 1529 तक के बीच में किसी गवर्नर को भारत में नहीं भेजा गया? ये सवाल उठना चाहिए आपके माइंड में। ऐसा कौन सा रीजन था? ऐसे पुर्तगालियों के ऊपर क्या मुसीबत आन पड़ी कि 1515 के बाद 1529 के बीच किसी पुर्तगाली गवर्नर को इन लोगों ने नहीं भेजा? तो इसके पीछे का बेटा एक रीजन है केवल कि उस समय यूरोप में धार्मिक स्थिति असंतोषजनक थी, और यही इसी रीजन के कारण उस समय पुर्तगालियों ने अपने किसी भी गवर्नर को भारत नहीं भेजा। जब उनकी धार्मिक स्थिति संतोषजनक हुई, सही हुई, चीजें अपने जगह पे आई, फिर इन्होंने तीसरे गवर्नर को भारत भेजा। वो तीसरा गवर्नर होता है नीनो डी कोन्हा, जिसका कार्यकाल होता है बेटा 1529 से लेकर 1538 तक। अब जैसे ही ये गवर्नर बन के आता है तो सबसे पहला जो काम करता है बेटा, ये कोचीन से राजधानी को गोवा शिफ्ट कर देता है। अल्बुकर्क के टाइम जो पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर था बेटा, जिसका कार्यकाल था 1509 से लेकर 1515 तक, इसके टाइम में पुर्तगालियों की जो राजधानी हुआ करती थी या हेडक्वार्टर कह लीजिए, वो कोचीन हुआ करती थी। लेकिन जब नीनो डी कोन्हा 1529 में गवर्नर बन के भारत आता है तो ये तुरंत एक साल बाद ये क्या काम करता है कि कोचीन से राजधानी को शिफ्ट करके गोवा को बना देता है। अब गोवा को राजधानी बनाने का रीजन क्या था?
क्योंकि वहां की जो स्थिति थी, वहां का जो पर्यावरण था, वो इन पुर्तगालियों के अनुकूल था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि कोचीन जो कोचीन राजधानी थी, कौन, नीनो डी कोन्हा ने कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। और ये कब की बात है? 1530 की बात है। तो क्वेश्चन पेपर में आता है कि पुर्तगालियों की राजधानी गोवा से पहले कहां थी? कोचीन में थी। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन से अपनी राजधानी को गोवा शिफ्ट किया? तो नीनो डी कोन्हा ने। अब आगे की हम बात करें तो 1530 में तो इसने ये काम किया। इसके 4 साल बाद बेटा 1534 में ये बेसिन पे अपना अधिकार कर लेता है। ऐसी कई किताबों में लिखा है कि ये बेसिन पे अपना अधिकार कर लेते हैं। लेकिन बेटा जो इंपॉर्टेंट आपकी बुक है स्पेक्ट्रम में ये बात लिखी है बेटा कि उस समय गुजरात का जो शासक होता है बहादुर शाह, ये बेसिन को नीनो डी कोन्हा को उपहार स्वरूप में दे देता है कि आप हमारी हुमायूं से रक्षा करिएगा। और जब ये गुजरात का जो शासक होता है बहादुर शाह, जब ये बेसिन को पुर्तगालियों को सौंप देता है तो पुर्तगाली लोग उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। मेन बात ये थी। लेकिन कहीं कहीं ये लिखा है यहाँ की सीधे ये लोग सीधे नहीं कब्जा किए थे, सीधे ये लोग कब्जा नहीं किए थे। गुजरात का जो शासक था बेटा बहादुर शाह, उसने उपहार स्वरूप में दिया था। 1534 पे इसने बेसिन पर कब्जा कर लिया और 1534 में इसने बेसिन पे कब्जा कर लिया और 1535 में इसने दीव पर अपना अधिकार जमा लिया। अब कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हुई, हालात सामान्य हुए, तो ये पुर्तगाली लोग होते हैं, जो गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह, इसे अपने जहाज पे बुलाते हैं कि आइए भैया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ चर्चा करनी है। हालांकि इसके इन दोनों के बीच में संध्या वगैरह हो गई थी, मतलब किसी बात के लिए ऐसा कोई नहीं था कि इनको बुलाना जरूरी ही था। लेकिन अब किसी कारणवश गुजरात के शासक जो बहादुर शाह था, ये लोग अपनी जहाज पे बुलाते हैं और वहां इनसे क्या हो जाता है, पुर्तगालियों से और बहादुर शाह से झड़प हो जाती है। अब उस झड़प में बहादुर शाह का पैर फिसलता है और ये समुद्र में जा गिरते हैं और इनके डूब के मौत हो जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, बहादुर शाह को मार के समुद्र में फेंक दिए थे। अब रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन बात ये एक सत्य है कि बहादुर शाह की समुद्र में डूबने से ही मृत्यु हुई थी। अगर हम आगे की बात करें तो इसी के कार्यकाल में बेटा एक व्यवस्था चलता था। उस व्यवस्था का नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला। अब ये कार्टेज आर्मेडा काफिला क्या व्यवस्था होता था बेटा? तो कार्टेज का मतलब होता था लाइसेंस परमिट। यानी अगर आपको पुर्तगालियों के क्षेत्र में कोई व्यापार करना है तो सबसे पहले आप कार्टेज लेना पड़ेगा। कार्टेज का मतलब आपको अनुमति लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा पुर्तगालियों से कि हाँ भैया, हम आपके क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं, हम आपके क्षेत्र में कोई दुकान खोलना चाहते हैं। तो ये था बेटा कार्टेज व्यवस्था। अगर आपको कोई छोटा व्यापारी है और वो छोटा व्यापारी समुद्र से अपनी जहाज को लेके जा रहा है, लेकिन वो पुर्तगालियों के क्षेत्र से होते हुए निकल रहा है, जिस समुद्र में पुर्तगालियों ने जहां तक कब्जा किया था, अगर उस क्षेत्र से निकल रहा है तो आपको कार्टेज व्यवस्था लेनी पड़ती थी, जिसको हम लाइसेंस कहते हैं। अगर आप कार्टेज व्यवस्था नहीं लेते थे बेटा, फिर क्या होता था, आपके जहाज को जब्त कर लिया जाता था। बिना उनके अनुमति के कोई व्यापार करते थे तो आपका माल जब्त कर लिया जाता था, आपको पनिशमेंट किया जाता था, कुल मिला के व्यापार करने ही नहीं दिया जाता था। और एक बात यहां सोचने वाली है बेटा कि उस समय जो मुगल शासक हमारा अकबर होता था ना, अकबर को भी कार्टेज व्यवस्था लेनी पड़ती थी। अब यहां बातें आप सोच के देखिए जरा कि जिन मुगलों को या जिस अरबों को जिन मुगलों को हमारे पूर्वज नहीं डरा पाए, हमारे पूर्वज नहीं भगा पाए, कहीं ना कहीं उनसे डिफीट होते रहे,
इन यूरोपीय कंपनियों ने मुगलों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे ये लोग मुगलों को हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। सोचिए कि एक बाहर की कंपनी, बाहर के लोग आकर भारत में ही जिन मुगलों के बाप दादाओं ने वर्षों तक शासन किया हमारे भारत पे, और उनको हम लोग जो हमारे भारत के जो हमारे पूर्वज थे वो नहीं इनको मतलब शांत कर पाए, लेकिन ये बाहर के लोग, ये यूरोपीय, जितने भी यूरोप के लोग आए, इन्होंने हमेशा के लिए मुगलों को शांत कर दिया। अब वो कैसे शांत किए? कूटनीति से, राजनीति से, षड्यंत्र से, लेकिन सब मिला के इनको शांत कर दिया, खत्म कर दिया एक प्रकार से। तो आप सोच सकते थे कि ये पुर्तगाली जो थे, ये यूरोप वाले जो कितने कूटनीतिज्ञ थे, किस तरह ये अपनी चालों को चलते थे। अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो कार्टेज व्यवस्था थी बेटा, इस कार्टेज व्यवस्था को अकबर को भी लेना पड़ता था, क्योंकि अकबर जानता था कि हाँ, जो पुर्तगाली हैं इनका मतलब ये कितने शक्तिशाली हैं और इनका कितना वर्चस्व इस क्षेत्र में। अब चाहे डर कह लीजिए अकबर का, हमारे किताब में तो हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था, अकबर महान, यही पढ़ाया जाता है हर किताब में, हर कहानी में, छोटी छोटी कहानियों में अकबर महान था। लेकिन इसी अकबर महान को बेटा जब ये पुर्तगालियों के क्षेत्र में जाता था तो वहां ये लाइसेंस लेता था, फिर ये आगे बढ़ता था, क्योंकि अकबर को भी भय था। अकबर को भय था कि जो गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ हुआ, कहीं वही हादसा हमारे साथ ना हो जाए, और इसलिए अकबर को कार्टेज व्यवस्था लेना पड़ता था। आर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या था बेटा? आर्मेडा काफिला व्यवस्था ये था बेटा कि इन पुर्तगालियों ने एक नियम बना के रखा था कि अगर आप यूरोप में, अगर आप अपने जहाज से कोई सामान लेके जा रहे हैं और आप कार्टेज व्यवस्था नहीं लेते हैं, तो हम उसकी रक्षा नहीं करेंगे, हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। अगर आपके माल को, आपके सामान को समुद्र में लूट लिया जाता है तो उसकी कोई हमारी जवाबदेही नहीं होगी, ऐसा पुर्तगाली लोग कहते थे। और इसीलिए अगर कोई जहाज लेके जाता था बेटा, तो इनके पीछे पीछे ये पुर्तगाली लोग चलते थे अपनी जहाज लेकर, और ये चलते नहीं थे, ये केवल एक दिखावा था। और अगर कोई व्यक्ति कार्टेज व्यवस्था नहीं लेता था ना बेटा, तो यही पुर्तगाली लोग इन छोटे व्यापारियों के जहाज को लूट लेते थे। इसलिए लूटते थे ताकि इनके अंदर डर पैदा हो, इनके अंदर भय पैदा हो, और ये कार्टेज व्यवस्था को ये लाइसेंस लें। इसके पीछे का एक रीजन और था बेटा, बारूद और काली मिर्च पे पुर्तगालियों ने अपने व्यापार का एकाधिकार बना के रखा था कि कोई भी गैर पुर्तगाली बारूद और काली मिर्च का व्यापार नहीं करेगा। अगर कोई व्यापारी बारूद और काली मिर्च का व्यापार करता है, वो पकड़ा जाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। कि अगर कोई गैर पुर्तगाली बारूद और काली मिर्च का व्यापार करता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। तो ये मोनोपोली पुर्तगालियों ने ये एकाधिकार बना रखा था। और जब छोटे व्यापारी समुद्र में जहाज लेकर जाते थे, तो इसी कार्टेज और आर्मेडा काफिला के व्यवस्था के जरिए ये इनके जहाज को चेक भी कर लेते थे कि कहीं आप बारूद तो नहीं लेके जा रहे हैं, कहीं आप काली मिर्च तो लेकर नहीं जा रहे हैं। ये जो पुर्तगाली थे बेटा, अपने सारे सुविधाओं को देखते हुए इन्होंने ऐसा रूल, ऐसा नियम बना रखा था कि इसी बहाने हम इनके जहाज को भी चेक कर लेंगे कि भैया आप क्या लेके जा रहे हो, आप कहीं बारूद तो नहीं लेके जा रहे हो, आप कहीं काली मिर्च तो लेकर नहीं जा रहे हो। तो ये होता था बेटा कार्टेज आर्मेडा काफिला। और ये जहाज अगर कोई गैर पुर्तगाली कार्टेज व्यवस्था नहीं लेता था बेटा, तो कोई गैर डकैत वहां नहीं आता था लूटने।
अब जिस कार्टेज व्यवस्था को अकबर को भी लेना पड़ता था, तो क्या उसके क्षेत्र में कोई बाहर का डकैत आएगा उनके जहाज को लूटने? कभी नहीं आएगा। सोच के देखिए, हालांकि ये कहीं बात लिखी नहीं हुई है, लेकिन आप सोच के देखिए कि जिस कार्टेज व्यवस्था को अकबर को लेना पड़ता था, क्या उसके क्षेत्र में, क्या उसके समुद्री क्षेत्र में कोई गैर डकैत आएगा किसी छोटे व्यापारियों के जहाज को लूटने? कोई नहीं आएगा। ये लोग खुद ही लूटते थे, ये पुर्तगाली खुद ही लूटते थे ताकि इनके अंदर डर पैदा हो और ये कार्टेज व्यवस्था को लें। कार्टेज व्यवस्था लेते थे, बदले में ये कुछ पैसे भी देते थे और इनके जहाज को भी चेक कर लिया जाता था कि आप क्या लेके जा रहे हो। और ये कार्टेज व्यवस्था कहां से लेना पड़ता था? गोवा से लेना पड़ता था। अगर आप कोचीन के व्यापारी हैं, आप केरल के व्यापारी हैं, आप कालीकट के व्यापारी हैं, अगर वहां आप व्यापार कर रहे हैं, वहां से अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको पहले आना पड़ेगा गोवा और गोवा में कार्टेज व्यवस्था लेना पड़ेगा। तो परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कार्टेज व्यवस्था को कहां से लेना पड़ता था, तो आपका जवाब होना चाहिए गोवा में। ये था हमारा बेटा कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। हमने तीनों गवर्नरों के बारे में पढ़ा, अल्मीड़ा के बारे में पढ़ा, अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा और निनो डी कोन्हा के बारे में हमने पढ़ा। आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि पुर्तगालियों का व्यापार कैसा था, किस चीज पे ये ज्यादा फोकस करते थे और इनका शासकों से कैसा संबंध था। इन्हीं सब बातों पे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।